दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। फिर आप पूछते रहोगे सर ये रिव्यू नहीं किया, वो रिव्यू नहीं किया। तो अभी कहता हूं कि घंटी दबा दो, दबा दो। आज की पहली खबर है पेप्सी पन्नू के बारे में। लेकिन भाई साहब, आज मैं इसको पेप्सी नहीं कहूंगा बल्कि तापसी पन्नू कहूंगा। उसकी वजह यह है कि तापसी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, लड़कियों की हेल्प कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है नन्ही कली, और यह ऑर्गेनाइजेशन लड़कियों की बहुत तरीके से हेल्प करती है। तापसी 6 फरवरी को लखनऊ और चंडीगढ़ जाने वाली है इसी ऑर्गेनाइजेशन की लड़कियों से मिलने के लिए। तापसी एक एक दिन उन लड़कियों के साथ बिताएगी और समझने की कोशिश करेगी कि तापसी और क्या कर सकती है उन लड़कियों की हेल्प करने के लिए। तापसी का यह काम बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस अदा शर्मा के बारे में। अगर आपको याद हो तो फिल्म द केरला स्टोरी की एक्ट्रेस यही थी और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। जब वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी तो अदा को ऐसा लगा था कि भाई अदा तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है, बॉलीवुड के सभी निर्माता निर्देशक इसके पीछे घूमेंगे इसको अपनी फिल्म में लेने के लिए। और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला, इससे सिर्फ निर्माता को फायदा हुआ है जिसने पैसे कमाए हैं। और मेरी बात सच हुई, किसी भी निर्माता निर्देशक ने अदा को अपनी फिल्म में नहीं लिया। अब वो बेचारी घर पर बैठकर क्या करे। तो अब अदा शर्मा को एक वेब सीरीज मिली है सनफ्लावर सीजन 2 जी का। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अदा शर्मा को यह पता चल गया होगा कि भाई उसकी फिल्म भले ही कितनी भी बड़ी हिट हुई हो लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई भी निर्माता निर्देशक उसको अपनी फिल्म में लेने वाला नहीं है। उसके पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है कि वो छोटी छोटी फिल्में करे या वेब सीरीज करे। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है फिल्म फाइटर के बारे में। आप सभी को पता है कि ये फिल्म एक तरह से फ्लॉप हो गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि कमर्शियली ये फिल्म फ्लॉप नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस होगा 200 करोड़ रुपए का। 200 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस का मतलब यह है कि इस फिल्म के बनाने में जो पैसे खर्च हुए होंगे वो सब रिकवर हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब 200-250 का बिजनेस कुछ बिजनेस ही नहीं रहा। अब अगर कोई फिल्म 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस नहीं करती तो ऐसा लगता है कि यह फिल्म फ्लॉप है, जबकि पठान, जवान, गदर 2, एनिमल जैसी फिल्में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी हैं। तो ट्रेड को पूरी उम्मीद थी कि फाइटर भी 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी, वो नहीं हुआ। खैर, खबर यह है कि जो इस फिल्म में विलन है उस लड़के का नाम है ऋषभ साहनी, और यह लड़का नोएडा के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है। तो अब खबर यह आई है कि इस लड़के ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं फाइटर में रोल करने के लिए। तो अगर इस लड़के ने इस रोल को पाने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं तो किसको दिए हैं भाई? वायाकॉम तो 25 करोड़ रुपए लेगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि 25 करोड़ रुपए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की जेब में गए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि रणवीर सिंह की भी एंट्री बॉलीवुड में इसी तरह हुई थी। रणवीर सिंह का फादर भी बहुत बड़ा बिल्डर है। रणवीर सिंह के फादर ने भी वायरएफ को 25 करोड़ रुपए दिए थे रणवीर सिंह को लॉन्च करने के लिए। डबल ढोल की रणवीर सिंह लक्की है कि वो स्टार बन गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऋषभ भी उतना ही लक्की रहेगा। क्या यह लड़का भी स्टार बन पाएगा? चांसेस बहुत कम है। दोस्तों, आज की चौथी खबर है पुराने जमाने के डायरेक्टर सुभाष घई साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस डायरेक्टर ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, लेकिन आज की तारीख में कोई भी एक्टर इस बेचारे की कहानी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये फिल्म कैसे बनाए। लेकिन घई साहब के पुराने शौक अभी भी खत्म नहीं हुए। अभी भी घई साहब हफ्ते 10 दिन में एक पार्टी घर पर रखते हैं और उसमें 10, 15, 20 लड़कियों को बुलाते हैं, और घई साहब को रह रहकर पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो अब उन्होंने ये किया है कि इस हफ्ते अपनी पुरानी फिल्म कर्मा को रिलीज किया है और दुनिया को बताने की कोशिश की है कि देखो मैंने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, कितनी बेहतरीन फिल्में बनाई थी। घई साहब, मैं आपको ये बता दूं कि आज की पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसी फिल्में बनाई थी। आज आप फिल्म बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और हकीकत यह है कि आज के वक्त में आप कोई फिल्म बना नहीं सकते। तो भाई साहब, भलाई इसमें ही है कि अपने घर चुपचाप बैठिए, पार्टी कीजिए और एंजॉय कीजिए। बात खत्म हो गई। दोस्तों, आज की पांचवी खबर पूनम पांडे के बारे में है, लेकिन यह खबर यह नहीं है कि भाई वो जिंदा है या मर गई। खबर यह है कि जो पूनम पांडे ने किया था वो सही किया था या गलत किया था। बहुत सारे लोग हैं जो पूनम पांडे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उसको अपनी मौत की खबर नहीं देनी चाहिए थी।
थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूनम पांडे को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि पूनम पांडे ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। और पूनम पांडे की तारीफ करने वालों में से एक है डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा। लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जो पूनम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे कि पूजा भट्ट, मीठा आशीष चंचलानी। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद पूनम ने बहुत बड़ी गलती की है, पूनम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मैंने राम गोपाल वर्मा की बात सुनी तो मेरी समझ में आया कि नहीं, पूनम ने गलत नहीं किया है, शायद पूनम ने बहुत अच्छा किया है। देखिए भाई साहब, अगर पूनम पांडे ये नहीं कहती कि मैं मर गई हूं और सिर्फ ये कहती कि भाई ऐसा कैंसर भी कोई है, तो शायद इस खबर पर किसी का ध्यान ना जाता। सब कहते कि भाई पूनम पांडे कौन होती है कैंसर के बारे में बताने वाली। लेकिन जब पूनम ने यह खबर दी कि भाई पूनम का देहांत हो गया है इस कैंसर की वजह से, तो पूरे मीडिया में हंगामा हो गया। भाई साहब, बच्चे बच्चे को पता चल गया कि भाई पूनम पांडे मर गई है फला कैंसर से। आप यकीन जानिए, मुझे भी नहीं पता था कि भाई सर्विकल कैंसर क्या होता है। लेकिन जब पूनम की खबर आई तो मैंने भी सर्च किया कि भाई ये कैंसर कौन सा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये खबर आने के बाद जो लोग पूनम को जानते नहीं थे, उन्होंने भी पूनम के बारे में सर्च किया, उन्होंने भी इस कैंसर के बारे में सर्च किया। और आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि यह कैंसर कौन सा कैंसर है। मतलब आज आलम यह है कि किसी को किसी और कैंसर के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन इस कैंसर के बारे में सभी को पता है। सभी क्लिनिक्स पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी औरतें हैं जो इसका टेस्ट करा रही हैं। तो फाइनली मैं भी आरजीवी के साथ एग्री करता हूं कि पूनम पांडे ने जो किया है वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। आज की तारीख में हर किसी को पता है कि भाई ये कौन सा कैंसर है और इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसके क्या टेस्ट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को पूनम पांडे को क्रिटिसाइज ना करके पूनम पांडे को बधाई देनी चाहिए कि उस लड़की ने एक अच्छा काम किया है। दोस्तों, आज की छठी खबर है अनीस बज्मी साहब की नेक्स्ट फिल्म नो एंट्री 2 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये फिल्म रीमेक है तेलुगु फिल्म F2 की, लेकिन ऐसा नहीं है। अनीस बज्मी साहब ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म को कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ओरिजिनल कहानी है जिसको अनीस भाई ने 4-5 साल पहले लिखा था। और अगर अनीस बज्मी साहब ये कह रहे हैं कि भाई उनकी कहानी ओरिजिनल है तो बिल्कुल ओरिजिनल ही होगी, क्योंकि अनीस भाई झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, आज की 7th खबर है सानिया मिर्जा के बारे में। आप सभी को पता है कि सानिया और शोएब का डिवोर्स हो चुका है। उनका एक बेटा है जो दुबई में रहता है और वहीं पर अपनी स्टडी करता है। लेकिन सानिया और शोएब के डिवोर्स के बाद इस लड़के का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे बच्चे इसको बुल्ली कर रहे हैं, इसको ताने दे रहे हैं, और यही वजह है कि सानिया को अपने बेटे को स्कूल से छुट्टी दिलानी पड़ी और अब सानिया अपने बेटे को हैदराबाद लेकर आ गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि डिवोर्स होना बहुत आसान है, लेकिन डिवोर्स का बच्चों के ऊपर बहुत ही खराब असर पड़ता है। तो किसी को भी डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। जब एक दफा आपके बच्चे हो गए तो आपकी लाइफ आपके बच्चों की हो गई, फिर वो आपकी लाइफ नहीं रही है। तो आपको वही करना होगा जिस तरह से आपके बच्चे खुश रहें। जब शोएब मलिक से पूछा गया कि भाई साहब आपको क्या लगता है आपने सही किया है, क्योंकि आपके डिवोर्स की वजह से आपके बेटे को बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है, तो शोएब मलिक ने कहा कि मैंने वो किया है जिसमें मेरी खुशी है, मैं इसी तरह से खुश हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे पर इसका क्या असर पड़ता है। मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा जो लोग मुझसे कराना चाहते हैं, जो मेरी वाइफ मुझसे कराना चाहती है, जो मेरा बेटा मुझसे कराना चाहता है। मैं वो करूंगा जिसको करके मैं खुश हूं। इसका मतलब यह हुआ कि शोएब का ऐसा मानना है कि उनकी अपनी खुशी ज्यादा बड़ी है उनके बेटे की खुशी से। इस मामले में मैं थोड़ा अलग हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि अब जो मेरी लाइफ है वो मेरे बच्चों की लाइफ है। वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा, वो जिस तरह से खुश रहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मेरी लाइफ खुश रह नहीं गई। अब दोस्तों, आज की 8वीं खबर भी पूनम पांडे के बारे में है, जिसने अपनी मौत की खबर फैलाई थी। इस खबर को लेकर कुछ वकील बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं और वो पुलिस में चले गए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पूनम पांडे के खिलाफ FIR हो, पूनम पांडे को अरेस्ट किया जाए। उन वकीलों का ऐसा मानना है कि जो 1994 में हुआ था वही दोबारा हो। अब आप कहेंगे कि भाई 1994 में क्या हुआ था? 1994 में महेश भट्ट साहब ने एक फिल्म बनाई थी क्रिमिनल, और उसमें हीरोइन थी मनीषा कोइराला। उस फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए भट्ट साहब ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाया था जिसमें कहा गया था कि भाई मनीषा कोइराला का मर्डर हो गया है, मनीषा कोइराला को मार दिया गया है, जबकि वो खबर झूठी थी। उस खबर को लेकर बहुत हंगामा हो गया था और पुलिस ने एक्शन ले लिया था। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तो अब कुछ वकीलों का कहना है कि ठीक
ठीक उसी तरह पूनम पांडे को भी अरेस्ट किया जाए। लेकिन मैं इन वकीलों को बताना चाहता हूं कि 1994 में जो होता था वो अब नहीं होता। ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के कवर पर अपना फोटो छपवाया था जिसमें उसने अपनी पैंट का सिर्फ एक बटन खोला था और इस बात को लेकर हंगामा हो गया था। जितने भी महिला संगठन थे उन्होंने ममता के घर के बाहर धरना दिया था, उन्होंने जुलूस निकाले थे और बेचारी ममता के खिलाफ बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो गई थी, यानी कि एक तरह से ममता का कैरियर खत्म कर दिया गया था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी वेब सीरीज हैं वो तकरीबन सॉफ्ट पोर्न है, जितने भी एप्स हैं जैसे कि उल्लू और उन सभी पर सॉफ्ट पोर्न दिखाया जा रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऐप बनाए हुए हैं और उन ऐप्स पर अपने नंगे वीडियोस डालती है और उनको सेल करती है। लोग पैसे देकर उनको खरीदते हैं और देखते हैं, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूनम पांडे के खिलाफ कोई एक्शन होगा। आज की 9th खबर उन ड्रामा एक्टरों के बारे में है जो एयरपोर्ट पर जाने से पहले फोटोग्राफर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, वहां खड़े रहो, हमारे फोटो निकालना। और कमाल यह है कि फोटोग्राफर्स इनको एग्जैक्टली वहां रोकते हैं जहां सिक्योरिटी गेट है, वहीं इनका फोटो सेशन होता है। और यह फोटो सेशन वहां सिर्फ इसलिए होता है कि जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको इंप्रेस किया जाए, उनको दिखाया जाए कि देखो हम कितने बड़े सेलेब्स हैं, हमारे पेपर चेक मत करो, हमारे को सीधे ही अंदर जाने दो। अरे भाई साहब, अगर आपको फोटो सेशन कराना है तो सिक्योरिटी गेट से पहले कराइए ना। आप सिक्योरिटी गेट पर जाकर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के सामने ही फोटो क्यों खिंचवाते हो यार? मैं ऐसे सभी ड्रामा एक्टरों से कहना चाहता हूं कि थोड़ी तो शर्म कीजिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है बहुत बड़ी ड्रामा भूमि पेडनेकर के बारे में और यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में जितनी भी एक्ट्रेस हैं उनके साथ बचपन में कुछ ना कुछ हुआ ही है। मतलब ये लड़कियां पोतड़ों की बिगड़ी हुई है, कोई भी नॉर्मल लड़की बॉलीवुड में नहीं है। अब भूमि ने बताया है कि जब वो 14 साल की थी तो कहीं जा रही थी और उसके पीछे पीछे कोई लड़का जा रहा था जो उसके हिप्स पर पिंच करता जा रहा था, लेकिन भूमि बेचारी कुछ नहीं बोली। उसको अब इतने सालों के बाद याद आया कि किसी ने उसके साथ ऐसा किया था। यह सुनकर प्राजक्ता को भी गुस्सा आ गया। वो कहां पीछे रहने वाली थी। उसने कहा कि जब वो 11 साल की थी तो बस में जा रही थी और पीछे से कोई डंडा जैसी चीज उसको टच हो रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो क्या था क्योंकि वो बहुत छोटी थी। अब इतने सालों के बाद प्राजक्ता को याद आया कि एक्चुअली उसके पीछे तो कोई लड़का था और उसका हथियार ही था जो उसको टच कर रहा था। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई इन लड़कियों को 20 साल पुरानी बात दोहराने से क्या फायदा हो रहा है, सिवाय पब्लिसिटी के इनको क्या मिल रहा है और क्या इस तरह की पब्लिसिटी से इनको कोई फायदा होने वाला है? अरे मैडम जी, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। ऐसी चीजों के बारे में इतने सालों के बाद बात करने से कोई फायदा है क्या? और मैडम जी, मुझे आप दोनों ये बताइए कि इतने सालों के बाद ऐसी बातें करके आप क्या साबित करना चाहती हो? ये कि सभी लड़के कितने घटिया होते हैं, सभी लड़के लड़कियों के साथ कितना गलत करते हैं। अरे मैडम जी, अच्छे और बुरे लोग सब जगह हैं, लड़कियों में भी लड़कों में भी। तो अगर आप ऐसी बातें करके ये साबित करना चाहती हो कि सभी लड़के बहुत ही घटिया होते हैं तो ये बहुत ही गलत है। आपके घर में भी भाई है, बाप है, चाचा है, क्या सभी ऐसे हैं? नहीं ना। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है डॉन 3 के बारे में, जिसमें हीरो है डबल ढोल की रणवीर सिंह। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं फरहान अख्तर साहब और फरहान का यह कहना है कि उन्होंने शूटिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी अगस्त में। दोस्तों, आज की 13th खबर है ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर के झगड़े के बारे में। ये तो आप सभी को पता है कि भाई ऋतिक ने ऐसा कहा था कि जो स्टारडम है वो उन पर बहुत भारी पड़ रहा है, उसका बोझ वो और ज्यादा नहीं उठा सकते। और शाहिद कपूर ने उनको जवाब देते हुए कहा था कि भाई हम सभी एक्टर्स बॉलीवुड में स्टारडम के ही लिए हैं। अगर स्टारडम आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, बोझ है, तो फिर आप कहीं गुफा में जाकर बैठ जाइए, बाबा बन जाइए, एक्टिंग करना छोड़ दीजिए। लेकिन शाहिद कपूर ने यहां यह भी कहा कि उनका स्टारडम भी उतना ही बड़ा है जितना कि ऋतिक रोशन का। अरे भाई साहब, शाहिद भाई, ऐसा जुल्म ना करो। आपका स्टारडम और ऋतिक का स्टारडम सेम है। नहीं नहीं भाई, मजाक मत करो। नहीं, मजाक तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मजाक। भाई साहब, आपकी हाइट 2.5 फीट 3 इंच, वजन 55 किलो, नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पैर, आप बच्चे जैसे दिखते हो बुढ़ापे में भी, और आप कहते हो कि आपका इतना बड़ा स्टारडम है जितना कि ऋतिक का। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा मजाक है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए भाई साहब। शाहिद भाई, आपके स्टारडम और ऋतिक के स्टारडम में सिर्फ इतना फर्क है कि 10-15 शाहिद,
इज इक्वल टू 1 ऋतिक। आपको अच्छी तरह पता है कि अब तक आप तकरीबन 28 फिल्में कर चुके हो, जिसमें से तकरीबन 25 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर है और 3 फिल्में चली है। तो भाई साहब, आप अपने को स्टार मत समझो और आप अपने स्टारडम को ऋतिक से कंपेयर तो बिल्कुल ना करो, भूल कर भी मत करो भाई साहब। दोस्तों, आज की 14th खबर है गोविंदा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गोविंदा ये शिकायत करते ही रहते हैं कि बॉलीवुड वाले उनके पीछे पड़े हैं, यही वजह है कि उनको काम नहीं देते, यही वजह है कि उनका कैरियर खत्म हो गया है। और बहुत सारे बॉलीवुड वाले ये भी बता चुके हैं कि किस वजह से उनका कैरियर खत्म हुआ है। अब एक और एक्ट्रेस ने बताया है कि गोविंदा ने अपना कैरियर कैसे खत्म किया है। 17 साल पहले एक फिल्म आई थी सलामे इश्क, और उस फिल्म में गोविंदा के अपोजिट जो एक्ट्रेस थी वो साउथ अफ्रीका से थी, उसका नाम है शेनन इसरा। अब उस लड़की ने बताया है कि जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो एक दिन दोपहर में अचानक ऐसा हुआ कि गोविंदा गायब हो गया, और फिर कुछ घंटों के बाद गोविंदा आया और गोविंदा के कपड़ों पर यहां वहां खून लगा हुआ था। यह देखकर वो लड़की डर गई और उसने गोविंदा से कहा कि ये खून कैसा है। तो गोविंदा ने उसको बताया कि वो कुछ दूर एक गांव में गए थे, वहां उन्होंने एक बकरी की बलि दी गांव वालों को खुश करने के लिए, गुड लक के लिए, और उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने ये किया है तो ये फिल्म हिट हो जाएगी। जब लड़की ने गोविंदा से पूछा कि भाई एक बकरे की बलि देने से फिल्म हिट कैसे हो सकती है, तो गोविंदा ने बताया कि उनके गुरु ने उनको ऐसा बताया है। यानी 17 साल पहले ही गोविंदा ने अपना कैरियर खत्म करने की शुरुआत कर दी थी। तो बॉलीवुड के और भी बहुत सारे लोग ये बात कह चुके हैं और मैं भी कई बार कह चुका हूं कि गोविंदा का कैरियर किसी ने खत्म नहीं किया, गोविंदा ने अपना कैरियर खुद खत्म किया है। जो गोविंदा का गुरु है उसी ने गोविंदा का कैरियर खत्म किया है। दोस्तों, आज की 15th खबर है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी के बारे में। आप सभी को पता है कि बॉलीवुड के जिस आदमी ने भी एनिमल को क्रिटिसाइज किया, रेड्डी ने उसी को रिप्लाई किया, वो भले ही जावेद अख्तर साहब हो, किरण राव हो या दीदी कंगना हो। और संदीप रेड्डी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी बॉलीवुड वाला अगर मेरी फिल्म के बारे में गलत कहेगा तो मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। मैं किसी को भी यह हक नहीं देता कि वो मेरी फिल्म के बारे में बुरा कहे, लेकिन संदीप रेड्डी साहब यह हक सबको देते हैं कि वो उनकी फिल्म की तारीफ करे, उनकी फिल्म को मास्टरपीस कहे। भाई साहब, संदीप रेड्डी साहब, अगर 10 लोग आपकी फिल्म को अच्छा कहेंगे तो 10 लोग आपकी फिल्म को बुरा भी कहेंगे। आपको अगर अपनी वाहवाही सुनना अच्छा लगता है तो आपको बुराई भी सुननी पड़ेगी। आप कोई खुदा नहीं हो कि आपकी सिर्फ तारीफ की जाएगी, आपकी बुराई नहीं की जाएगी। और मैं संदीप रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सभी को रिप्लाई कर रहे हो तो आपने शाहरुख खान को रिप्लाई क्यों नहीं किया? एक तरह से शाहरुख खान ने भी फिल्म एनिमल को क्रिटिसाइज किया है। शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर मैंने किसी फिल्म में विलन का रोल प्ले किया है तो मैंने उस फिल्म के एंड में मार खाई है और मेरी मौत कुत्ते जैसी हुई है। अगर कोई भी एक्टर एक विलन का रोल प्ले करता है तो उसकी मौत फिल्म के एंड में कुत्ते की तरह ही होनी चाहिए। यानी कि शाहरुख खान साहब कह रहे थे कि जो एनिमल में दिखाया गया है कि रणबीर एक इतना बड़ा क्रिमिनल है लेकिन उसके बावजूद भी वो हीरो है, उसके बावजूद भी वो मरता नहीं है, ये गलत है। लेकिन संदीप रेड्डी साहब, आपने एसआरके को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजह यह है कि आपकी एसआरके से फटती है। एक्चुअली आप एसआरके के साथ फिल्म बनाना चाहते हो। अगर आप एसआरके को रिप्लाई करोगे तो फिर एसआरके जिंदगी में आपका कॉल भी नहीं लेगा, फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। और बॉलीवुड में जिन लोगों के साथ आपको काम नहीं करना, जिन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है, उनको आप रिप्लाई कर रहे हो, तो एक तरह से आप भी बहुत बड़े हिपोक्रेट हो। दोस्तों, आज की 16th खबर है फिल्म 12th फेल के बारे में। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये फिल्म हिट कैसे हो गई है। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा है कि उनकी वाइफ अनुपमा ने भी उनसे कहा था कि देखो इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दो, इस फिल्म को थिएटर में कोई देखने नहीं आएगा, ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद विधु ने हार नहीं मानी और विधु ने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया और फिल्म सुपरहिट रही। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे कि फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कहा है कि हिंदुस्तान में 90% लोगों ने एयरपोर्ट ही नहीं देखा, 90% लोगों ने प्लेन में सफर ही नहीं किया। यही वजह है कि उनकी फिल्म फाइटर फ्लॉप हो गई है, पब्लिक को फाइटर समझ में नहीं आई है। तो मेरे ख्याल में 12th फेल भी इसीलिए हिट हुई है क्योंकि हिंदुस्तान में 90% लोग 12th फेल ही हैं और माशाल्लाह से बॉलीवुड वाले तो सारे ही 12th फेल हैं। तो फिल्म 12th फेल में यही दिखाया गया है कि भाई जो एक 12th फेल लड़का था आखिर में उसकी जीत होती है और वो एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है। तो जाहिर सी बात है जो 90% 12th फेल लोग हैं वो फिल्म को देखने गए, उन बेचारों को बहुत मजा आया फिल्म देखने में, उनकी हसरत पूरी हो गई, उनको लगा कि भाई 12th फेल होना कोई गुनाह नहीं है और यही वजह है कि 12th फेल हिट हो गई। दोस्तों, आज की 17th खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन के बारे में, जिसके बेचारे के छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, लेकिन उसको एक्शन हीरो बनना है, उसको बहुत बड़े लेवल पे एक्शन करना है। अरे भाई
भाई साहब वरुण भाई क्यों ऐसा मजाक करना चाहते हो। खैर न्यूज ये है कि आज वरुण की नई फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिलीज हुआ है और भाई साहब ये टीजर देखकर मैं कह सकता हूं कि फिल्म एकदम ब्लैक है। पूरे टीजर में पीछे कुछ गाया जा रहा है और एक भगवान की मूर्ति बार बार आ रही है। ये ठीक मुझे वैसा ही लगा जैसे कंतारा में था। और इन द एंड दिखाया गया है कि वरुण एक बहुत बड़ा डॉन है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और इसके बाद वरुण गोलियां चलाता है धन धना धन धन। इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं जवान के डायरेक्टर एटली और उनका एक असिस्टेंट इसको डायरेक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली इस फिल्म में वरुण धवन को वैसे ही प्रेजेंट किया गया है जैसे कि वरुण शाहरुख खान है। एटली भाई साहब आपको यह करते हुए शर्म नहीं आई? थोड़ी तो शर्म कर लेते, थोड़ी तो मर्यादा रख लेते। मतलब वरुण धवन शाहरुख खान है? अरे भाई साहब ना ना ना, ऐसा मजाक मत करो। मतलब आपको ये लगता है कि अगर वरुण शाहरुख की तरह बैठेगा, शाहरुख की तरह चलेगा, शाहरुख की तरह एक्शन करेगा तो पब्लिक अपना घर बार दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने आएगी? अरे नहीं भाई मजाक मत करो। एटली भाई आप मेरा यकीन कीजिए कि वरुण धवन का ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भाई साहब कि ये फिल्म आज इस टीजर के साथ ही सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। दोस्तों आज की 18th खबर बॉलीवुड से नहीं है, पॉलिटिक्स से है, लेकिन ये खबर बहुत ही कमाल की है, आपको सुनना चाहिए। आपने बहुत सारे घोटालों के बारे में सुना होगा, करप्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन ये एक अलग तरह का घोटाला है। एक्चुअली यूपी सरकार हर लड़की को 51,000 रुपए देती है जो शादी करती है। बस कुछ लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया इसी स्कीम का फायदा उठाने के लिए और घोटाला करने के लिए। उन्होंने तकरीबन 550 लड़के लड़कियों को इकट्ठा किया और सामूहिक विवाह करा दिया। लेकिन इस विवाह में कमाल की बात यह थी कि जो दूल्हे थे उन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ था, वो अपना फेस दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। जो लड़कियां थी वो माला खुद ही पहन रही थी, दूल्हे उनको माला नहीं पहना रहे थे। उसकी वजह यह थी कि हर लड़के लड़की को वहां लाया गया था 3-4 हजार रुपए देकर, यानी कि वहां सच में कोई भी शादी नहीं कर रहा था, सब झूठे दूल्हा दुल्हन बने हुए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में करप्शन कहां पहुंच गया है और क्या क्या तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं लूटपाट करने के। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।